हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 4। यूनिट 1, 2, 3 और 5 सारी की सारी जो है चैनल पे डली हुई है। साथ ही में जो फिक्सचर और टूर्नामेंट वाली वीडियो है, प्रॉपर वीडियो, उसमें सारे टूर्नामेंट सारे फिक्सचर्स के बारे में बात की है, वो भी चैनल पे डली हुई है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो आप जाकर देख सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है चैनल के बारे में या क्लासेस के बारे में, और साथ ही में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से रखना, अगर आपको कोई भी डाउट है, पर्सनली आपको पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं टेक ओवर स्टडी पे, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इस यूनिट में पढ़ेंगे क्या, बेसिकली ये यूनिट है हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हम इसमें पढ़ेंगे गेम्स क्या होता है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, साथ में गेम स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और एथलेटिक वगैरह के बारे में, एथलीट्स क्या होते हैं, साथ में स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन और गेम्स और स्पोर्ट्स का क्या रिलेशन है, और कैसे हमारी लाइफ में ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कैसे हमारी लाइफ में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जैसे देख ही रहे हैं, अब मैंने अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। सिर्फ हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम सभी का फ्लो चार्ट या फिर शॉर्ट में मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है, तो सारी चीज़ें आपकी वीडियो में ही कवर हो जाएगी। अगर आप बुक से नहीं भी पढ़ते हो तो आपको एटलीस्ट पेपर को ईजिली पास करने में ये बहुत हेल्प करेगा, और अगर आप बुक से रीडिंग लगा लेंगे तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प करेगा। तो चलो पढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारी लाइफ का पार्ट होता है। हम भी जब भी हम फ्री टाइम में होते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स को अपनाते हैं। अब बेसिकली स्पोर्ट्स और गेम देखने में तो सेम लग रहे हैं, बट इसमें एक्चुअली डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, अगर हम गेम्स की बात करते हैं, तो ये एक टीम इवेंट होता है जिसमें हम सुपरमेसी के लिए खेलते हैं। हम लोग एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करके आगे बढ़ने की एक फीलिंग के साथ, विन करने की फीलिंग के साथ हम गेम को खेलते हैं। बात करें अगर हम स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो है हम रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन के लिए, जो हम अपने फ्री टाइम में जो भी हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो हम किसी ना किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की डेफिनेशन की, तो कैरिंग अवे फ्रॉम वर्क, जो भी वर्क है उससे अलग होना, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जो कि एक इंडिविजुअल करता है जब वो फ्री होता है, विच एन इंडिविजुअल डज व्हेन ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू डू व्हाट ही प्लीजेज, मतलब जो उसको अच्छा लगता है वो उसको करना पसंद करता है, ये हमारा होता है स्पोर्ट्स। अगर हम और भी डेफिनेशन की बात करें, चलो मेन फोकस की बात करें अगर हम स्पोर्ट्स की, तो इसका मेन फोकस होता है रिक्रिएशन, नई नई चीज़ों को लाना, रिक्रिएट करना, और साथ में रिलैक्स करना। ऑब्वियसली जब हम रिलैक्स करते हैं हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इसीलिए गेम्स और स्पोर्ट्स जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज हमारे जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह है, फिजिकल हमें फिट करने में भी हेल्प करते हैं। ये हमने जो पीछे वाली यूनिट्स थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पूरी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब अगर आगे बात करें गेम्स के बारे में, गेम्स की डेफिनेशन के बारे में, तो गेम्स रेफर टू दोज टीम इवेंट्स इन विच मोर देन one person forming a group compete against the similar group for सुपरमेसी। मतलब सेम टाइप के ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप बने और आपस में उन्होंने कम्पीट किया, एक विन किया, एक लूज किया, जो भी किया, पर बेसिकली एक गोल अचीव करने के लिए हम बेसिकली गेम को खेलते हैं। इसमें प्लेयर्स होते हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं। अब इसी के साथ हम अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक ही चीज़ नहीं होती, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंस बुक में है। अच्छा, एक चीज़ और, पीडीएफ, पूरी बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो, वहाँ से यूनिट वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रीड भी कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में कुछ डिफरेंस। अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली ये टीम इवेंट कहलाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है।
जो स्पोर्ट्स होता है वो फिजिकल एनर्जी पे बेस्ड होता है, और अगर हम गेम्स की बात करें तो मेंटल स्ट्रेंथ पे। हम गेम के लिए एक स्ट्रेटजी लगाते हैं कि हमें इस गेम को ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ये स्टेप्स, रूल्स, देखो सेट ऑफ रूल्स दोनों में होता है, दोनों सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट स्टिल एक स्ट्रेटजी के साथ हम गेम में खेलते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हम अपनी फिजिकल एनर्जी के साथ, रिक्रिएशन के साथ, अपनी जो है इंजॉयमेंट के लिए हम गेम को खेलते हैं। वन पर्सन इंडिविजुअल टास्क हो जाता है, ठीक है। गोल दैट अ प्लेयर ट्राई टू अचीव, इसमें बेसिकली एक गोल को अचीव करने के लिए हम गेम खेलते हैं। एग्रीड सेट ऑफ रूल्स, ये भी सेट ऑफ रूल्स होता है, बट ये हमारा एंजॉयमेंट के लिए हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं, और हम अपनी एक स्किल, इंडिविजुअल स्किल को इसके थ्रू डेवलप कर लेते हैं। साथ में जो भी गेम खेल रहा होता है उसे प्लेयर बोलते हैं, और जो किसी स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहा होता है, स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, तो उसे हम एथलीट बोलते हैं। देन अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स बेसिकली कॉम्पिटिशन के भाव से हम खेलते हैं, कॉम्पिटिशन की फीलिंग हमारे अंदर आती है, और हम अपने गेम में एक फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ डेवलप करते हुए विद कॉम्पिटिशन हम इसको भी खेलते हैं। अगर हम बात करें तो हम गेम्स में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं। एक गोल अचीव करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी, प्लान तो करना पड़ेगा, उसके साथ खेलते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बेसिकली हम अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए, अपनी इंडिविजुअल स्किल्स और परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए अपना स्पोर्ट्स खेलते हैं। कुछ और डिफरेंसेस इसके अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता है और कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। इसमें कमिटमेंट चाहिए होती है प्लेयर की, ठीक है। साथ में अगर हम गेम्स की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल जो भी पॉपुलैरिटी गेन करता है उसकी पूरी टीम जो है उस चीज़ से उसको बेनिफिट मिलता है, एक पर्टिकुलर नीच वो बना लेते हैं उस गेम के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्समैनशिप हमारी इससे डेवलप होती है, हमारे अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सनशिप हमारे अंदर आती है कि हम जो है किसी चीज़ में एनहांस, अपनी स्किल्स को एनहांस करते चले जाते हैं, ठीक है। और गेम्स जो है फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ हम खेलते हैं। और अगर हम बात करें एथलीट जो है, अगर एक एथलीट है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है कि मुझे आगे ये करना है, ये स्टेप लेना है, ये। बट जब हम बात करते हैं गेम में तो इसमें पूरे टीम वर्क होता है, टीम इवेंट होता है, तो सभी की जो हम सलाह होती है, एक तरीके से डिसीजंस होते हैं, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होते, हमें दूसरों से डिसीजंस के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। तो ये हो गए मेन डिफरेंसेस। अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं अटकना, यही पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देना। एक बार बुक से जरूर रीडिंग लगा लेना, इससे और क्लियर हो जाता है। जितने मार्क्स आने वाले हैं उससे ज़्यादा ही आते हैं। अगर ये वीडियो देख के भी चले जाओगे ना तो पक्का आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे, बट अगर रीड कर लोगे तो जितने मार्क्स से पास होने वाले हो, जितने अच्छे मार्क्स से और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो रीडिंग ज़रूरी है ताकि आपको वे पता चले पेपर कैसे लिखना है। हो गया, ये बात हो गई हमारी क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ कंक्लूजन की बात कर देते हैं, कंक्लूड कैसे करा इसको। ये एक इंडिविजुअल स्किल होती है हमारी स्पोर्ट्स, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम की गेम में, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें फिजिकल एनर्जी होती है, इसमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ होता है। साथ में बात करें ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्वालिटीज़, स्किल्स डेवलप होती है। और अगर हम इसमें बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। देन अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन कि गेम्स और स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो साफ साफ पता चलता है जब हम गेम स्पोर्ट्स करते हैं तो हम फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता चला जाता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती जाती है। अब जैसे कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है जब हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू होती है और हम डेवलप कर लेते हैं कॉन्फिडेंस को। साथ में डिसिप्लिन आ जाता है। हम जब गेम स्पोर्ट्स को खेल रहे होते हैं तो हम एक कायदे कानून, सेट ऑफ रूल्स के साथ खेलते हैं, सब चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं, ऐसा तो नहीं है ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन आ जाता है हमारे अंदर। साथ में यूनिटी फैक्टर आता है, टीम वर्क करते हैं, मिलके कोऑपरेटिवली काम करते हैं, कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है, तो यूनिटी फैक्टर डेवलप हो जाता है। साथ में जो हमारी स्ट्रेंथ, मजबूत हो जाते हैं हम, स्ट्रेंथ हमारी डेवलप होती है। साथ में हमारी एनर्जी तो हाई होती है, एनर्जी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बिल्डिंग फैक्टर बन जाता है। एक कंपटीशन का फैक्टर हमारे अंदर आता है, हम compete करने की भावना अपने अंदर लेके आते हैं। साथ में हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। देन जो है हम चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या होगा, हम इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और ये सारी चीज़ों के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप फिजिकली फिट हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, आपका मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है, स्ट्रेस से आपको दूर लेके जाता है, टेंशन से दूर ले जाता है, आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है और आपको इंजॉयमेंट वाला फैक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें गेम्स और स्पोर्ट्स से होते हैं। और फिजिकल एजुकेशन के तौर पे अगर देखा जाए, फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स और गेम्स को डालने का एक लौता ये रीज़न होता है कि ये हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारी माइंड, हमारी बॉडी और साथ में हमारी स्पिरिट को भी डेवलप कर देता है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है।
तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्यों फिजिकल एजुकेशन में हम गेम स्पोर्ट्स को ऐड करते हैं, या एजुकेशन में गेम स्पोर्ट्स क्यों इतना मायने रखता है। तो इसमें यही लिखेंगे कि गेम स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस इसमें आ जाएगी वैसे तो, और इसमें ये बताएंगे कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहने में, आगे बढ़ने में, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, और साथ ही में उसकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को भी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाता है। तो हम एजुकेशन में स्पोर्ट्स और गेम्स की बात कर ही रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही है। तो गेम्स और स्पोर्ट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। दोनों ही जो वर्ड्स है लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। इंट्रा एक वर्ड है लैटिन, और म्यूरल जिसमें म्यूरस और म्यूरल या फिर म्यूरैलिस वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉल, और इंट्रा मतलब होता है विद इन, मतलब एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखो, हम कुछ गेम्स को विद इन द वॉल्स खेलते हैं, मतलब वॉल के अंदर, दीवारों के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर खेलते हैं। कुछ गेम्स को बाउंड्री के बाहर खेल रहे हैं, मतलब उस लेवल के बाहर खेल रहे हैं। तो इसको इसी बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो मतलब ऐसे गेम्स जो विद इन द वॉल्स खेले जा रहे हैं, वॉल्स के अंदर खेले जा रहे हैं, और ऐसे गेम्स वो आउटसाइड द वॉल खेले जा रहे हैं, वो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएंगे। अगर हम इंट्राम्यूरल की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म विद इन द स्कूल, विद इन द बाउंड्री, विद इन द वॉल्स के अंदर, मतलब एक स्कूल के अंदर ही कंपटीशन करा रहे हैं बिटवीन द प्लेयर्स। ये हो जाएगा हमारा इंट्राम्यूरल कंपटीशन या इंट्राम्यूरल गेम स्पोर्ट्स, ठीक है। और अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें तो बिटवीन टू स्कूल्स, मान लो एक स्कूल है ए, स्कूल बी है, दोनों स्कूल के बीच में बच्चों को कंपटीशन कराया, तो एक स्कूल ने बाहर वाले किसी दूसरे स्कूल्स के, मतलब आउटसाइड द वॉल कंपटीशन किया है, आउटसाइड द वॉल गेम खेला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स्ट्राम्यूरल। अगर हम इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल की बात कर ही रहे हैं तो इंट्राम्यूरल के क्या फ़ायदे हैं, मीन्स बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। देखो, एक तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों को। बच्चा जब अपने स्कूल में ही कंपटीशन करना सीख जाता है, अपने स्कूल में ही पार्टिसिपेट करता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, साथ में जो वो इंजॉय करता है उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, साथ में उसको वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करता है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करने का मतलब बच्चा खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। साथ में माइंड, बॉडी और स्पिरिट तो डेवलप होएगी, बच्चा पार्ट लेगा, जीतेगा, हारेगा, कुछ भी होगा, उससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वो डेवलप करता चला जाएगा। साथ में एक स्पोर्ट्स की एक्सीलेंस के लिए एक व्हीकल की तरह काम करता है, मतलब हमें आगे आगे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोवाइड करता है, और अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड करता ही है, और साथ में जो है इंजॉयबल फेज़ है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, हमें एनकरेज करता है, एक जो है साथ में ह्यूमन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और हमें एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस भी हमें बिल्ड कर देता है। और जब हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। अगर हम बात करें इंट्राम्यूरल की या फिर एक्स्ट्राम्यूरल की भी बात करते हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो पहला, सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचाना, मतलब प्रोवाइड करना। दूसरा, एक कॉन्जिनाइल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट प्रोवाइड करना जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट हो सके। साथ में जो है रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना बच्चे के अंदर। साथ में उसके परफॉर्मेंस को हाई करना, डेवलप करना, ये इसका काम होता है, टास्क होता है एक। साथ में कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चे के अंदर है, जब बच्चा बाहर मिलके सबके साथ कॉम्पीट करेगा और देखेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक डेवलपमेंट हो जाएगी और कंपटीशन की भावना आएगी। साथ में कोऑपरेशन बढ़ेगा, साथ में सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। उसके बाद जो है ये हमारे को रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जॉय, फन प्रोवाइड करता है, जो भी नॉर्मल वर्किंग चल रही है उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, और हमारे लेजर टाइम को भी यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरेशंस की बात करें तो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे भी हो सकता है, कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ये सब देखना पड़ेगा। फंड कितना है, मतलब हम जो भी गेम इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, फंड कितना है, कौन से इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, साथ में जो है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, मतलब सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, डेमोक्रेटिक चीज़ों को फॉलो करते हुए, मतलब फेयर एंड जस्ट रूल्स होने चाहिए, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस पे बेसिस पे हो।
फेयर प्ले को प्रमोट करे। मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ भी जो भी अपनी मर्जी से रूल बना रहे हैं, एकदम प्रॉपर रूल्स होने चाहिए और उन्हीं की तरह हमें प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें देन एक्स्ट्रा म्यूरल की अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या आ जाता है, हम आउटसाइड द वॉल खेलते हैं। ऑब्जेक्टिव उसके भी यही होते हैं कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, साथ में जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे उसके लिए बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं और बच्चा ग्रो करेगा इनके थ्रू, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा म्यूरल को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले एक लीग या नॉकआउट बेसिस पे होगा। अब ये लीग क्या होता है, नॉकआउट बेसिस क्या होता है, ऑलरेडी पूरी टूर्नामेंट वीडियो बढ़िया तरीके से बता रखा है, कैसे कौन सा टूर्नामेंट होता है, किन किन के बीच में होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, कैसे पूरा फिक्सचर ड्रॉ होता है, सारी चीज़ें ज़रूर देखना। बहुत बढ़िया वीडियो है। उसके बाद आप पक्का जो है मेरे को थैंक यू बोलोगे कि दीदी आपने ये वाली वीडियो बहुत सही बना दी हमारे लिए, तो वो ज़रूर देखना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, साथ में प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है लीग या नॉकआउट बेसिस पे होगा, साथ में पूरा देखेंगे कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सा स्पोर्ट्स है, क्या क्या एडिशन है, क्या क्या कंपटीशन होगा, साथ में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डेवलप करेगी सारी चीज़ों को, कौन सी सब कमिटीज़ है वो सब चीज़ें देखेगी, कौन से गेम्स ऐड ऑन करने हैं ये सब चीज़ें देखेंगे, और ये भी चीज़ें मेंटेन करनी है कि स्मूथ गोइंग ऑन हो रहा है गेम्स का या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोई एक गेम या स्पोर्ट्स को हम मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ हम रखते हैं, तो पहली कैटेगरी आती है मेजर एक्टिविटीज़। जो मेजर एक्टिविटीज़ रखी जाती है जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टीम गेम जो होते हैं हमारे, थ्रो बॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, ये सारे गेम आते हैं। सेकंड आती है माइनर गेम। कुछ माइनर गेम्स भी हमारे कंपटीशन में रखी जाती है, जैसे शटल रन, सर्कल गेम्स, टैग गेम्स, सैक रेस, 3 लेग रेस। देन हमारी मॉडिफाइड गेम्स कुछ होती है जैसे 5 अ साइड फुटबॉल। देन हमारी आ जाती है रिदमिक गेम्स कुछ होती है जैसे मार्चिंग, फोक डांस, ये सारी गेम्स भी, ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारी किस में आती है, या तो वो इंट्राम्यूरल हो सकता है, एक्स्ट्रा म्यूरल भी हो सकता है। अब ये किस पे बेसिस है, मतलब डांस वगैरह होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, आप देखते हैं कि एक स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं, बाहर चल रहे होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये सब हमारे इसी कैटेगरी में आती है। देन आती है कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, मॉडल्स बनाना, ये सब इसमें आता है। और कुछ आती है हमारी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे आ जाते हैं लड़ने वाला, बॉक्सिंग, टाइकोंडो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 6 कैटेगरी में इनको बांटा है। बुक से ज़रूर रीड कर लेना, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग, बोला सुना अब आप लिख भी नहीं रहे हो, आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी हुई है, तो बुक से रीडिंग से वो थोड़ा थोड़ा क्लियर और होता जाएगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स है इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल में, तो आपको ध्यान से रखना है कि कोई भी गेम है फेयर एंड प्ले हो रहा हो, उसका रिवॉर्ड हो, कंपटीशन प्रॉपर हो, सारे इंसेंटिव्स उसमें हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉपरली हम मैनेज करें। तो इस तरह से इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, और यही पता चल गया कि विद इन द वॉल और आउटसाइड द वॉल होते हैं। इसके बाद हमारा आता है, जब भी हमने ये सारी इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल देख लिए, तो हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं। अब टूर्नामेंट जो है क्या होता है, टूर्नामेंट का मतलब एक प्लान्ड शेड्यूल होता है प्रॉपरली, जहाँ पे इंडिविजुअल्स या टीम एक साथ पार्टिसिपेट करती है पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, किसी पर्टिकुलर गेम के लिए, और वो रैंक अर्न करती है किस बेसिस पे, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बेसिकली एक तरीके का कॉम्पिटिशन होता है जिसमें डिफरेंट टीम्स आती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे से कम्पीट करती है, कोई रैंक को होल्ड करती है अपनी पोजीशन, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं हमारे टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट क्यों खिलाए जाते हैं, टूर्नामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई वी प्ले टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट इतना बड़े लेवल पे क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं। आप देखते हैं ना, हॉकी टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, या फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कोई भी टूर्नामेंट होते हैं, तो ये क्यों करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो भी पार्टिसिपेट करें उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन बनती है, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे, मिलके खेलेंगे तो एक लेवल बढ़ेगा। उसके बाद डिजर्विंग प्लेयर्स को सेलेक्ट करता है, साथ में स्पोर्ट्स की प्रमोशन करता है, स्पोर्ट्स को आगे डेवलप करने का मौका देता है, सभी लोगों के अंदर ये चीज़ें आए उसके लिए भी प्रमोशन होता है। एक तरीके से स्पोर्ट्स स्किल्स बढ़ जाती है सभी लोगों की, और साथ में एक रिक्रिएशन, एक एंजॉयमेंट का सोर्स होता है, एक फन वे होता है, जिससे जो है जो प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने एक फन लविंग चीज़ें उनके अंदर आ सके, वो अपने आप को इंजॉय कर सके, स्ट्रेस रिलीज कर सके, वो सारी चीज़ों के लिए टूर्नामेंट
होते हैं। टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले आता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम जो है अगर एक बार जैसे 2 टीम खेल रही है, 3 टीम जो भी टीम्स खेल रही है, तो अगर एक बार एक टीम आउट हो गई तो उसको गेम से हटा दिया जाता है, मतलब वो हार गई, तो नॉक आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं, टीम लूज करती है तो वो आउट हो जाती है। अब इसको भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा है। सिंगल नॉकआउट, एक ही बारी चांस मिलेगा और आउट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा यही आपने देखने को भी मिला है। हम कोई भी गेम प्लेयर खेल रहे होते हैं, अगर कोई आउट हुआ तो आउट हो जाता है, ठीक है, सिंगल नॉकआउट हो जाता है उसमें। कॉन्सोलेशन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी टीम फर्स्ट बारी में निकल जाती है, हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है, क्या पता उनके फर्स्ट प्ले में अच्छा ना गेम खेल पाए वो, तो कॉन्सोलेशन में क्या होता है, उस टीम को जो दोबारा अगेन चांस मिलता है, टाइप 1 और टाइप 2 को इससे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें एक और बार चांस मिलता है, वो टीम दोबारा खेलती है। और इनमें बायज मिलती है। बाय मतलब कि एक तरीके की जो होती है एडवांटेज दी जाती है एक टीम को जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है, वो डायरेक्ट जो है सेकंड राउंड से खेलना शुरू करती है, तो ये रेगुलेट होती रहती है। बाय अब बाय मिलती कैसे है, बाय होता क्या है, सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वीडियो है, लिंक अभी भी यहाँ पे आई बटन पे भी शो हो रहा होगा, वो वीडियो ज़रूर देखना, सबसे बेनिफिशियल है। 8 नंबर पक्के दिला देगी वो वीडियो, तो जाके उस वीडियो को देख लेना, बहुत सही। और सारी टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। कैसे बनाना, कैसे फिक्सचर इनका, वो सब उस वीडियो में है, इसमें मैंने नहीं किया, वरना बहुत ही ज़्यादा 1.5-2 घंटे की हो जाती, आप भी देख के थक ही जाते, तो उसको अलग से देख लेना। सारे फिक्सचर्स आपको ड्रॉ करने आ जाएंगे, ड्रॉ भी करना, कॉपी पेन लेके बैठना, वो देखने से नहीं चलेगा, ये तो देख लोगे सुन लोगे, ठीक है। फिर आ गया थर्ड आता है हमारा इसी में बंगाल वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। बेसिकली ये भी एक जो है मॉडिफाइड वर्जन बोलो आप एलिमिनेशन टूर्नामेंट का। इसमें बेसिकली फर्स्ट 3 प्लेसेस जो है डिसाइड किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से। देन हमारा आ जाता है लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब देखो ये वाला टूर्नामेंट हम कब खिलाते हैं, जब हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है और हम जो है ज़्यादा गेम प्ले करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर एक टीम हर एक दूसरी टीम के साथ खेलती है। फॉर एग्जाम्पल 15 टीम है तो आपस में 15 की 15 टीम एक दूसरे से कंपीट करेगी। ज़्यादा टाइम होता है तब ये टूर्नामेंट खिलाया जाता है, जब ज़्यादा मैचेस होते हैं तब इसको खिलाया जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आ जाती है। साथ में बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देता है कॉम्पीटिंग की, कि अगर एक टीम है जो अच्छा नहीं खेल पाई एक बारी में, तो दूसरी टीम के साथ शायद अच्छा खेल ले, दूसरी टीम से अच्छे से कम्पीट कर पाए, तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और इस टूर्नामेंट में सिर्फ डिजर्विंग और स्ट्रॉन्ग टीम्स ही लास्ट तक बच पाती है और वो जीतती हैं, ठीक है। साथ में सारी टीम्स को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कम्पीट करने की, तो उनके अंदर ये भी नहीं रहता कि हमने फर्स्ट मैच खेला था हम आउट हो गए, जैसे एलिमिनेशन में हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे बेनिफिट हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा इसमें मेथड्स भी होते हैं ड्रॉ करने के, वो सारी उस वीडियो में मिल जाएंगे, कैसे ड्रॉ करना है, स्टेयर केस, साइक्लिक मेथड वगैरह सब कुछ। देन हमारा आ जाता है उसके बाद लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो नाम से पता चल रहा है ये लीग और नॉकआउट का मिक्सचर होता है। जब हमारी बहुत सारी टीमें होती है तो पहले हम उनको लीग के बेसिस पे खिला लेते हैं, देन जो है जो क्वालिफाई कर जाती है टीम, देन हम उसको नॉकआउट बेसिस पे खिलाते हैं। मतलब इसमें दोनों टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, पहले एक होता है, उसके बाद क्वालिफाइड टीम नॉकआउट बेसिस पे खेलती है और फिर फाइनल जो है जो जीतती है वो विनर टीम हो जाती है। तो इस तरह से ये सारा हमारा टूर्नामेंट का सिस्टम होता है और इस तरह से टूर्नामेंट खेले जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एथलॉन से आया है। एथलॉन का मतलब होता है कॉन्टेस्ट, तो बेसिकली एथलीट वर्ड जो है ये इसी वर्ड से आया है। एक ऐसा पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है किसी भी काइंड के कॉन्टेस्ट में। कॉन्टेस्ट मतलब होता है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह आपने देखा हुआ है, मतलब किसी भी काइंड के कॉम्पिटिशन में जो है कोई भी पर्सन जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है वो हमारा एथलीट होता है। तो इसी वर्ड से ये आया है। अगर वन वर्ड में आ जाए कि एथलीट वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया, तो ग्रीक, और कौन से वर्ड से आया, एथलॉन, ठीक है। साथ में जो पहले हमारे फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 से जब वो शुरू हुए थे, तो मेनली जो है उसमें ट्रैक और फील्ड इवेंट्स ही होते थे। ट्रैक मतलब जो ट्रैक के ऊपर गेम वगैरह होते थे। अब तो कोर्ट वगैरह में बास्केटबॉल वगैरह जैसे कि वॉलीबॉल, तो वो सारे बहुत सारे गेम स्पोर्ट्स होने लग गए हैं, पर पहले सारे मोस्टली ट्रैक और फील्ड इवेंट्स होते थे। अगर हम ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की बात करें जो ट्रैक पे खेले जाते हैं, जो पूरे फील्ड में पूरे
प्रॉपर खुले मैदान में जो खेले जाते हैं तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रैक गेम्स में रेसेस। आपकी रेस होती है, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, भागते हैं, तो रेसेस में भी 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, ये सारी होती है। तो अगर हम ट्रैक इवेंट में पहले बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, जिसमें हमारी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर की हर्डल रेस वगैरह ये सब हो जाती है। फिर मिडिल डिस्टेंस की रेसेस आ जाती है, जिसमें आपकी 800 से 1500 मीटर वाली रेस होती है। देन आ जाती है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस, जिसमें हमारी 3000, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 3000 मीटर ऐसी करके रेसेस होती है। अब बेसिकली जहाँ जिस पॉइंट से, जैसे अगर हमारा मान लो हम रेस करवा रहे हैं और एक हमारा फील्ड जो है इस तरह से गोल वाला फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में यहाँ से भागना शुरू कर रहा है एक एथलीट और ऐसे भाग के ऐसे राउंड लगाएगा, जो भी 2 मीटर, 3 मीटर, जितना भी मीटर का ट्रैक होगा। तो जो ये पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है रनिंग की, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टैगर। क्या बोलते हैं? स्टैगर, ठीक है, लिख लेना। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आउटर एथलीट्स वाइल रनिंग इन अ कर्व। कर्व में जो भागते हैं आउटर एथलीट जो होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये इसलिए होता है सो दैट कोई भी जैसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना ले सके डिफरेंट लेन का। अब आपको पता है बहुत सारी लेन होती है, बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, बहुत सारे एथलीट भाग रहे होते हैं, तो एक का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, एक का कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये वाला ट्रैक बड़ा भी तो है ना, ये भी तो देखो, इसलिए ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं स्टैगर पॉइंट। तो यहाँ से भागता है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं पर इनकी रेस खत्म होती है, डिस्टेंस ताकि इक्वल बन सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट डिस्टेंसेस रेसेस हो जाती हैं, जिसमें आप पोजीशन लेके स्टार्ट करता है। तो पोजीशन कैसे कैसे स्टार्ट होता है? बंच स्टार्ट होता है एक तो, ठीक है, जिसमें घुटना ऊपर करके थोड़ा सा बैंट होके हम भागने की पोजीशन लेते हैं। एक मीडियम स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये सारी फोटोज़, पिक्चर्स वगैरह सब जो है टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहाँ पे जाके आप देखना। और एक होता है एलोंगेटेड स्टार्ट, आप जो है बिल्कुल एकदम पूरा रेडी पोजीशन में होते हैं भागने के लिए एकदम, तो वो हो जाती है हमारी एलोंगेटेड स्टार्ट। तो इस तरह से हम रेस को स्टार्ट करते हैं, ये अलग अलग इनके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिर फिनिशिंग टेक्निक्स होती है, किस तरह से हम फिनिश करते हैं। तो देखो, एक तो फुल स्पीड में भागते हुए, देन एक हमारा आ जाता है 1 स्टेप, दोनों हाथ हवा में पीछे की साइड, और एक में एक हाथ बाहर की साइड और एक हाथ पीछे की साइड, सिर्फ एक ही हाथ बाहर की साइड आता है। तो ये सारी पिक्चर्स के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, और साथ में ये आपको क्लियर तो हो ही रही है। तो इसमें रन थ्रू होता है, एक तेज़ी से भाग रहे होते हैं, जिसमें एक लंज पोजीशन होती है, और एक हमारी हो जाती है शोल्डर स्ट्रंग, वहाँ पे हमारा एक हाथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारी रेस पूरी होती है और आप जो है विनर घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना किन किन को रेसिंग या ट्रैक इवेंट्स पसंद है, जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको इंटरेस्ट आता है, तो ज़रूर बताएंगे। मैं भी एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, मुझे भी रेस वगैरह में बहुत शौक है, तो आप लोग भी अपना कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। देन आ जाता है हमारा कुछ मिडिल डिस्टेंसेज रेसेस, उसमें आप क्या जाती है स्टार्ट कैसे करना है, भागना कैसे है, ये सब। और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जिसमें आप बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से नहीं भागते, कवर के हिसाब से भागते हैं, कितना मीटर इतनी तेज़ी से भागना है, फिर थोड़ा रेस्ट के साथ भागना है, ये सब चीज़ें। फिर आपकी कुछ आ जाती है हर्डल रेसेस, जिसमें आपको भागते भागते कोई हर्डल मिल जाता है, उस पर आपको या तो जंप करना होता है या नीचे से आपको जाना होता है स्क्रॉल करके, रोल करके, जो भी है। तो ये सब ऐसे करके हमारी रेसेस आ जाती है। देन हमारी रिले रेस हो जाती है। रिले रेस में क्या होता है, जैसे ये पूरा बड़ा ट्रैक है, एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा, तो एक पर्सन यहाँ तक भागेगा और आगे इसको कुछ चीज़ पास करेगा और ये आगे भागेगा। तो मतलब एक तरीके से ग्रुप रेस टाइप में हो जाता है, और जो टीम जल्दी पहुँच जाती है वो जीत जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फील्ड इवेंट्स। ये तो अगर ट्रैक के ऊपर चलने वाले। अब फील्ड पे जो हमारे पूरे खुले मैदान में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला नंबर आ जाता है आपका जंपिंग इवेंट, और दूसरे हमारे आ जाते हैं थ्रोइंग इवेंट, जिसमें हम भाला फेंकते हैं, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो वगैरह होता है, शॉर्ट पुट वगैरह होते हैं। और जंपिंग में जंप वाले इवेंट होते हैं, जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट और ट्रिपल जंप, ये 4 बेसिकली आते हैं। और थ्रोइंग में आ जाते हैं हमारे, इसमें भी 4 होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन और हैमर थ्रो, ठीक है ना। तो ये सारे आपको इन सबका ध्यान रखना, डिस्टेंस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से रखना, एक तो आपको रेस का पूरा फील्ड बनाना आना चाहिए, साथ में वॉलीबॉल का पूरा बास्केट, जो भी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल वाला पूरा कोर्ट का मेजरमेंट के साथ बनाना आना चाहिए, साथ में शॉर्ट पुट वगैरह वाला बनाना आना चाहिए, उसका कितना वेट वगैरह होता है। ये सारी पिक्चर्स भेज दूंगी भाई, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। देन हमारे आ जाते हैं
हाई जंप आ जाता है हमारा, बेसिक रूल्स वगैरह है, एक बार रीड कर लेना, इसमें बेसिकली सारे रूल्स वगैरह डिस्कस करने वाली बात नहीं है, रीडिंग करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है बेसिक रूल्स में, आप देखो कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपने जंप किया, कितनी दूर किया मेजरिंग टेप से नापेंगे, सबका डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा और पता करा जाएगा, फिर विनर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और कितनी बार जंप किया है, नंबर ऑफ़ जंप्स को चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ जंपिंग किस तरह से जंप किया है, ठीक है ना, फॉल तो नहीं कर दिया है। अच्छा, ये जंपिंग वाला भी ट्रैक बनाना आना चाहिए, कुछ इस तरह से होता है जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये फील्ड होती है, यहाँ कूदना होता है, कितनी दूरी पे कूदे फिर वो डिस्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जंपिंग फील्ड वगैरह, पिक्चर्स आपको सारी मिली हुई हैं, ध्यान रखना। फिर आता है पोल वॉल्ट, एंड पोल वॉल्ट मतलब एक पोल से कितनी दूरी पे आप गए, कूदे उस पोल के सहारे से, पोल वॉल्ट भी गेम होता है। फिर हमारा शॉट पुट होता है, एक गोले में रह एक एरिया होता है गोल सा, उस एरिया से आपको एक बाहरी आयरन बॉल को फेंकना होता है, ये शॉट पुट होता है आपका, कितनी दूरी पे फेंका, किस एंगल से फेंका, वो सब काउंट होके आपका फिर उसमें से आउट, मतलब उसमें से कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं जो जीतते हैं, इस तरह से हम विनर को फाइंड करते हैं। देन हमारा, अच्छा उसका साइज़ वगैरह के बारे में भी बता रखा है, कुछ वुमेन के लिए बताया हुआ है, कुछ वेट ऑफ शॉट फॉर वुमेन 7.260 kg, ठीक है, 5 ग्राम प्लस माइनस होता रहता है इसमें, ये सब लिखा हुआ है। एंगल किस एंगल से फेंका है, डायमीटर क्या होता है उसका, ये सारी मेजरमेंट्स है। देन आ जाता है हमारा डिस्कस थ्रो, गोल सी हमारी एक डिस्कस, जैसे हम फेंकते नहीं ऐसे करके, तो वो डिस्कस होती है, उसको दूर तक फेंकना होता है। भाई ये इतना हल्का भी नहीं होता कि उठाया और बहुत दूर चला जाता है, काफ़ी अच्छा खासा भारी होता है, उसको उठा के ही फेंकने में जो जान चाहिए होती है, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स के लिए एक्सरसाइज फिटनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन हमारा आ जाता है डिस्कस थ्रो में भी आप किस तरह से फेंक रहे हैं, ग्रिप करके फेंक रहे हैं, झुला के फेंक रहे हो, एकदम स्विंग करके फेंक रहे हो, या स्पिन करके फेंक रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स है इसकी भी। ड्राइव करके फेंक रहे हो, लास्ट मोमेंट पे रिलीज़ कर दे रहा है, इस तरीके से फेंक रहे हो। फिर आता है जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। भाला फेंक में आप क्या करते हो, एक भाला होता है, हम तो नहीं कर रहे हैं, खैर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, तो एक भाला होता है, उसको दूर तक फेंकना होता है, ठीक है, पूरा अच्छा खासा भारी भी होता है वो, जितनी दूर पे जाता है उस हिसाब से होता है। एक एंगल होता है, प्रॉपर फेस बनाते हैं, उससे नापते हैं कितनी दूरी पे आया और हम निकाल लेते हैं उसका मेज़रमेंट। फिर आता है इसको होल्ड कैसे कर रहे हैं हम, फिनिश ग्रिप कर रहे हैं, अमेरिकन ग्रिप से फ्री पकड़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो भी होता है, एक हैमर होता है हमारे पास और उसको हमें ऐसे घुमा के फेंकना होता है। हमारे पास एक पूरा अच्छे तरीके से कवर होता है, भाई ऐसे नहीं होता किसी के सर पे जाके गिर जाए, एक प्रॉपरली कवर्ड प्लेस होता है, उसी के अंदर हमें अपने हैमर को घुमा के फेंकना होता है, जहाँ वो जाता है जितनी दूरी पे जाता है उस हिसाब से मेजरमेंट इसकी भी होती है। अच्छा, ऐसे घुमा के भी फेंक सकते हैं हैमर को, ऐसे भी फेंक सकते हैं, वो सबकी टेक्निक होती है, जो भी हम जिस गेम में माहिर होते हैं तो वो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे गेम्स थोड़े थोड़े मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बता दिए हैं, एक बार इनकी रीडिंग भी ज़रूर लगा लेना। बाकी इससे पहले वाले जो भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, अभी तक 4 यूनिट 5 यूनिट जितनी भी है, किसी भी यूनिट में एक भी कंटेंट हमने छोड़ा नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है, जितना बुक में है वो सब मैंने डिस्कस किया है। बस लास्ट में ये जो जैवलिन थ्रो वगैरह इनके थोड़ा सा आपको रीड जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको जब तक आप देखोगे नहीं क्या फील्ड है, कितना बड़ा डिस्टेंस है, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसको रीड कर लेना। बाकी जो भी चीज़ें अगर आपने सिर्फ वीडियो पढ़ी है उससे भी मैं कह रही हूँ आपकी 90% चीज़ें, 99 बोल लो आप, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गई, यहाँ पर ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक की जो है आपको इसमें बेटर आपको लगा भी होगा कि आप कुछ इम्प्रूवमेंट मैंने की है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने की काफ़ी कोशिश की है। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में दोस्तों में शेयर करो। और लाइक बहुत कम करते हो भाई, लाइकों को बढ़ा दो फटाफट से, इससे मोटिवेशन मिलती है कि आप लाइक करते हो, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, इससे मैं और मोटिवेशन के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ बना पाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।